हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन होता क्या है, पॉपुलेशन के डेफिनेशंस क्या है। पॉपुलेशन के डेफिनेशंस जनरली हम क्या होता है कि हम रेट के पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं या फिर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लेकिन जब भी आप रेट को डिफाइन करो या फिर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन है तो हैबिटेंट को कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो उसके हैबिटेंट पे ही डिपेंड करती है और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो भी हैबिटेंट पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ जनरली दो तरीके से होती है, आइदर बाय सेक्सुअली और सेक्सुअली ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। क्लियर हो गया। अब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है सेक्सुअली दो तरीके से हो सकती है। क्लियर। जनरली अगर आप जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली डिवाइडेड एसेक्सुअली, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डिवाइड सेक्सुअली। फिर पॉपुलेशन की हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे, जैसे कि सेक्स रेशियो होता है, इसके अलावा डेथ रेट है, बर्थ रेट है, ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। तो ये एट्रीब्यूट्स जो थे लाइक ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पॉपुलेशन कम है या ज्यादा होगी, वो इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका बर्थ रेट क्या है, उसका डेथ रेट क्या है, वहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन बाय द वे जब भी आप किसी भी फैक्टर को कंसिडर करो तो हमेशा उसके हैबिटेंट को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हम आता है कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन को या तो देखिए आप काउंट करेंगे। काउंट करने का मेथड जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आप अगर आप काउंट करते हैं तो फिर अगर आप एक हैबिटेंट लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक आपके छोटे छोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कि वहाँ पे सांप है, वहाँ सांप हो सकता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे सांप हो, और एक हो गया एलिफेंट। तो वहाँ पे आप एक फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिफेंट्स तो कम ही होंगे लेकिन सांप ज्यादा होंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि एलिफेंट का वहाँ कोई रोल नहीं है या उसका कोई फूड चेन में रोल नहीं है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं है। तो नंबर को अगर आप रखेंगे तो आपको एक एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि जिस चीज को आप सिग्निफाई नहीं कर सकते। तो हमने डेंसिटी को कंसिडर किया। तो डेंसिटी को कंसिडर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम की। उस वॉल्यूम में आप मास को कंसिडर कीजिए तो हमें पता चलेगा कि इस मास जो एक वैल्यू है, इट गिव यू अ बेटर इंफॉर्मेशन देन द नंबर। फिर आप आता है कि जो आपकी जो डेंसिटी होती है वो भी हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और होती है रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का एक एग्जांपल है क्वाड्रेंट मेथड, जिसमें हम क्वाड्रेंट करके चार पार्ट में डिवाइड करके पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ की जो फर्दर जो एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपको किसी जगह पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, उसके बर्थ रेट, उसके डेथ रेट, बर्थ रेट को हम नेटिलिटी कहते हैं, डेथ रेट को मोर्टेलिटी कहते हैं, फिर इमिग्रेशन एमिग्रेशन को हम कंसिडर करके किसी भी हैबिटेट में एक पॉपुलेशन के बिहेवियर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक साल बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो क्या हो गया, या आज की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस, ब्रैकेट बंद कीजिए, बर्थ प्लस आई इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई एमिग्रेशन। तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू हम एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को, पॉपुलेशन के बिहेवियर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन आए भी हैं, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब है कि कोई भी क्या पॉपुलेशन टाइम के साथ में एक स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करती है। अगर आप इस चीज की बात करते हैं तो देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन टाइम के साथ में स्पेसिफिक पैटर्न शो नहीं करेगी, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। अगर उसको आप एक कंटिन्यूस रिसोर्सेज दे रहे हैं, रिसोर्सेस अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड कर पा रहे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर्स, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ आप प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज रिसोर्सेस अगर डाउन चले गए तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी डाउन जाती है। तो एक बिहेवियर आप पैटर्न कर सकते हो कि बिहेवियर कम ज्यादा होगा, वो आप पता लगा सकते हो। लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न फिर भी आपको नहीं मिलता। अब एक अगर आप स्पेसिफिक पैटर्न लेना भी है तो आपको एक एक पर्टिकुलर नंबर पॉपुलेशन का मिलेगा। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन का पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहो वो कर सकते हो, क्रो का अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर एक मिक्स पॉपुलेशन का आप कभी भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। ओके, क्लियर हो गया। और एक मन में क्वेश्चन भी आता है कि जो डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन है वो क्या सेम तरीके का बिहेवियर दिखाती है, सेम तरीके का ग्रोथ रेस्ट्रेंस शो करती है कि सेम तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इसी तरीके से हम दो तरीके के पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की स्टडी करेंगे, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है जब ग्रोथ लाइन के साथ में कंटिन्यूसली होती है, दैट इज एक्सपोनेंशियली। और जब ग्रोथ कंटिन्यूस जब होगी जब उसे कंटिन्यूस रिसोर्सेस मिल रहे हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ वैसे ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ है, क्योंकि इसमें ग्रोथ क्या होता है टाइम के साथ में बढ़ती है, फिर एक टाइम के बाद स्टेशनरी होके सैचुरेटेड होके डाउन होना शुरू हो जाती है। तो
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब आपके फूड रिसोर्सेज, फूड है आपका, जो फूड है या जो स्पेस है या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली विद द टाइम, सो यू शो लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आपको हर चीज टाइम पर मिल रही है, सो यू कैन ग्रो एंड कंट्रोल भी इन कंट्रोल बिहेवियर, जिसको हम कंट्रोल आप ग्रो करेंगे, अनइम्पैडेड ग्रो करेंगे। ईच स्पीसीज ओके अनकंट्रोल्ड ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अनकंट्रोल बिहेवियर में, अनकंट्रोल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्विन का भी एक स्टेटमेंट था कि डार्विन ने देखा कि व्हाइल डेवलपिंग इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि हम एक नेचुरल सिलेक्शन की एक थ्योरी थी जो डार्विन ने दी थी। डार्विन ने ये बोला था कि जब कभी भी एक कोई भी ओरिजिनेशन होता है, इवोल्यूशन होता है, तो केवल फिट लोग ही सर्वाइव करते हैं। कहने का मतलब है एक इवोल्यूशन के टाइम पे जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होती हैं, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बीच में फाइट होती है, कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में केवल वही आगे जाते हैं जो लोग फिट होते हैं और आगे की परिस्थितियों से, आगे के सर्कमस्टांसेस से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। तो डार्विन की एक थ्योरी थी, डार्विन की एक थ्योरी थी। तो डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई होती है कब? जब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हो, क्योंकि जब लिमिटेड होंगे जब भी फाइट होगी, जब भी कंपटीशन होगा और उसमें से फिट स्पीसीज बाहर आएगी। लेकिन जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है वो दिखा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस लगातार कंटिन्यूअसली उनको प्रोवाइड हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वहां पे हैबिटेट अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है। ओके, तो वहां पर उनका जो इनेट पोटेंशियल है, मतलब जो अंदर से जो इनेट, बचपन से ही जो इनेट, जो कह सकते हो शुरुआत से ही उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो डार्विन ने जब ऑब्जर्व किया था, तो कि जब डार्विन ने एज अ डार्विन ऑब्जर्व व्हाइल डेवलपिंग इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के साथ जो थ्योरी दी थी, उन्होंने साथ में ये कॉन्सेप्ट भी दिया था, बताया था कि अगर किसी को, अगर किसी को अगर लगातार फूड मिलता रहेगा, लगातार उसको स्पेसेस मिलते रहेंगे, सब कुछ उसको जो चाहता है उसको मिलता रहे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें से कोई फिट स्पीसीज बाहर नहीं आएगी। तो हर तरह की स्पीसीज टाइम के साथ ग्रो करेगी, और जब हर तरह की स्पीसीज टाइम के साथ ग्रो करेगी, तो एक फिट स्पीसीज बाहर नहीं आएगी, तो इवोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। आज हम लाइक आप कह सकते हो ना कि एक जैसे कि सबसे पहले 1000 नंबर थे, उस 1000 नंबर में से 500 लोग बाहर आए, फिट निकले, उस 500 में से 100 लोग फिट हुए, 100 में से 50 लोग फिट हुए, और उसमें से फिर 10 लोग फिट हुए। सो लाइक अगर आप अपने आप को 10 में से मानो, तो हम वो 10 में से हैं, एग्जाम्पल के लिए हम उन 10 में से हैं जो मैक्सिमम फिट है, जो कि आज के हम सर्कमस्टांसेस लड़ सकते हैं। और जो हमसे पहले थे जिनकी डेथ हो गई, मतलब वो नहीं लड़ पाए, तो राइट नाउ वी आर द फिटेस्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ। लेकिन जो डार्विन ने कहा कि अगर उनको रिसोर्सेस ना मिलेंगे, तो ये फिट वाला कभी कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए नेचर को भी रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना पड़ता है, ठीक है। इन if in the population of size n, birth rate not total number है, per capita birth rate, मतलब birth rate, और responded as a b, death rate okay as a d, and then increase or decrease in n during a unit period of time। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप, सिंपल सा कहने का मतलब है, ये एक फॉर्मूला लगाइए, कहने का मतलब है अगर dn by dt, मतलब एक डिफरेंशिएशन है कि अगर टाइम के साथ में अगर आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन, देखिए बर्थ रेट है या फिर एन क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ साइज है, एन यहाँ है पॉपुलेशन ऑफ साइज, तो एन है, अब देखिए एग्जांपल के लिए यहां पर जो एन है, यहां पर जो एन है, ये है एन आपका एक पॉपुलेशन का एक साइज है, लेकिन पॉपुलेशन का साइज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसको लिखा dn बाई dt के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो b है यहाँ पे बर्थ रेट, और यहाँ पे जो d है यहाँ पे डेथ रेट है, और उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसको आपने n से कर दिया, ठीक है। n कहने का मतलब है कि उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्योंकि ध्यान रखना ये बर्थ रेट है और d यहाँ पे डेथ रेट है, और n है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, उस पॉपुलेशन का साइज है, पॉपुलेशन का साइज है, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के साइज में तो ये चेंज आ रहा है। मान के चलो पहले अगर मान के चलो 2019 के अंदर पॉपुलेशन हमारी थी 500 एग्जांपल के लिए, अब वहाँ पे बर्थ रेट भी होगी, वहाँ पे कुछ डेथ भी हुई होंगी, तो 2020 में अगर वो पॉपुलेशन अगर मान के चलो अगर वो पॉपुलेशन बर्थ, अगर उस 2020 में बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, तो उसका मतलब तो ये हुआ पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, चाहे डेथ रेट कितनी भी हो, लेकिन अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। तो अगर 2019 में 500 थी, तो अब कितनी हो जाएंगी, मान के चलो 800 हो गई एग्जांपल के लिए। तो आपने क्या किया, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके डिफरेंस से,
कहने का मतलब है अगर बर्थ रेट एग्जाम्पल कहने का मतलब 30% है, माइनस डेथ रेट उसकी कितनी 10% है, तो कितना बचा 20%। 20% का मुनाफा हुआ, तो 20% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20% को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। जब आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टाइम के साथ में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। एग्जांपल के लिए अगर n की वैल्यू 500 है और बर्थ रेट उसका 50% है और डेथ रेट उसका 30% है, तो कितना बचा, दोनों b माइनस डी कितना हुआ 20%। 20% का आप निकालो 500, 20% का 500 निकालिए। तो 20% का जब आप 20% का 500 निकालोगे तो आपका हो गया 500। तो मतलब आपका टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ी है 100 नंबर की, मतलब 100 पॉपुलेशन और बढ़ गई है। फिर आप क्या करोगे, उसको 500 से प्लस कर दीजिए, तो कितने पता लगेगा कि 2020 में आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 600। तो लेट बी माइनस डी को अगर आप आर के इक्वल माने, आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ कैपेसिटी, तो अगर बी माइनस डी को इक्वल टू आर माने तो हो जाता है डी एन बाई डी टी इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका एक जनरेट हो गया, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर कैपिटल एन। तो यहाँ पे जो आर होता है वो होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब एक हर एक कहने का मतलब इंट्रिंसिक रेट मतलब कहने का मतलब होता है कि एक रेट जिसके साथ में एक पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज होती है। एक इंट्रिंसिक रेट होता है कि एक ऐसा रेट, इंट्रिंसिक मतलब एक पॉपुलेशन का एक अंदर का पोटेंशियल जिसके साथ वो अपने आप को नेचुरली ग्रो करता है। तो हर एक पॉपुलेशन का एक अपना अपना एक नेचुरल इंट्रिंसिक रेट की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक रेट होता है बी माइनस डी, की बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर इंट्रिंसिक रेट। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है कि ये इस इंट्रिंसिक रेट के ऊपर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। अगर बायोटिक मतलब कहने का मतलब है कि आपके सराउंडिंग पॉपुलेशन से उसका इफेक्ट पड़ेगा। इस एबायोटिक मतलब सनलाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है और वहाँ पे लाइट है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो मतलब अब उनके इफेक्ट की वजह से ही आपका इंटेंसिंग रेट कभी कम या ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके, तो अब लाइक एक मैग्नीट्यूड वैल्यू दी गई कि नॉर्वे रेट जो रहता है, नॉर्वे में पाए जाने वाला जो रेट जो नॉर्वे है, नॉर्वे में जो रेट होता है, रेट जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जगह ठंड ज्यादा पड़ती है नॉर्वे में, तो वहां का इंट्रिंसिक रेट दिया गया 0.015। ठीक है, और फ्लोर बीटल का जो रेट है वो है 0.12। 1981 के अंदर आर ह्यूमन पॉपुलेशन की जो आर की वैल्यू थी वो थी 0.0205, लेकिन अभी तो क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नो डाउट आर की वैल्यू बढ़ी है। फाइंड आउट द करंट आर वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग इफ यू नीड टू नो ना बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, कह रहे हैं कि करंट मतलब 2020 की आर वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, लेकिन पहले आपको बर्थ रेट और डेथ रेट पता होना चाहिए कि इस समय इस बर्थ रेट और डेथ रेट क्या जा रही है। जब उसको माइनस कर दोगे तो आपको स्मॉल आर पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने अभी यहाँ नहीं किया है, दिस क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन सबसे लाइक अगर कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे लीस्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो सीबीएसई से आता है हमेशा, और सबसे जो बेस्ट रेस्पॉन्स हमेशा है वो आपको अदर क्लासेस से है, लेकिन आपकी क्लास से सीरियसली लीस्ट रेस्पॉन्स है ना। आप कभी क्वेश्चन में आप आगे आते हैं ना, नोट्स कंप्लीट करने में, और जो लेक्चर्स का जो कंटेंट है ना वो कभी देखते हैं। सबसे लीस्ट रेस्पॉन्स आपकी क्लास से मुझे मिला है, बट करिए, बेटर है आपके लिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस इक्वेशंस को देखते हो तो ये इक्वेशन बनती है dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। ये जो ग्राफ है इसको रोक दीजिए, ये एक्सपोनेंशियली है जिस जे शेप कर्व है। देखिए ये ग्राफ है पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम को जब आप मेजर करते हो उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये देखिए के की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये मत देखिए, इसको कैंसिल कीजिए भैया। तो ये क्या बना, टी एन बाई डी टी इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन। और ये जो दिख रहा है के, ये दिख रहा है के, ये है नेचुरल रिसोर्सेस कैपेसिटी। ये जो के है नेचुरल रिसोर्सेस कैपेसिटी। अब देखिए होता क्या है कि जब आप इस, ये आपकी पॉपुलेशन कर्व है, ये जब ये पॉपुलेशन कर्व आपके नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएगा तो कर जाएगा, तो उस केसेस में फिर नेचुरल फैक्टर्स काम आते हैं। क्योंकि क्या होता है, वैसे तो नेचुरली कभी भी ये क्रॉस कराना नेचुरली पॉसिबल, मतलब ये ऊपर जाना नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। आप आर्टिफिशियली बैक्टीरियल कल्चर में करा सकते हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन नेचुरली कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही नेचुरल कैपेसिटी को क्रॉस कर गए तो उस केस में क्या होगा, जब आप रिसोर्सेज कैपेसिटी क्रॉस कर गए तो होगा क्या, आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर यू इंक्रीज दिस के वैल्यू, और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की
नेचुरल रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है, आप वो बढ़ा नहीं सकते। तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद में जब ये नेचुरल रिसोर्सेस को आप क्रॉस कर जाओगे, तो क्रॉस करने के बाद में क्या होगा कि इसको ग्राफ को नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्रॉस करते हैं उस वक्त क्या होता है, वैरायटी ऑफ नेचुरल फैक्टर सामने आते हैं। कभी-कभी होता है डिजीज खड़ी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, डेथ रेट बढ़ जाती है। कहते हैं ना, ह्यूमन अर्थ भी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी-कभी सुनामी ला देती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाता है, कोरोना आ जाता है। तो ये क्या होता है कि जब अगर हमारी पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर को क्रॉस कर जाए। अब ये लैब में करा सकते हो, लैब में तो क्या है कि आप न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, वो आप लैब में के की वैल्यू को ले जा सकते हो, जहां चाहे ऊपर ले जाओ, उसकी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो नेचुरल जो एक्सपोनेंशियली कर्व होता है वो जे शेप होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कर्व, जो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखोगे, वी आर फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस। अगर आप इसका इंटीग्रल फॉर्म लोगे, तो इंटीग्रल फॉर्म मान के चलो इक्वेशन 1 है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपके सामने इक्वेशन आती है n2 इक्वल टू n नॉट ई की पावर आर टी। ध्यान रखना बेटा, ये कर्व कई बार आ चुका है पेपर के अंदर। ठीक है, ये कर्व पेपर में काफी बार आ चुका है, तो उस कर्व को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है इक्वेशन 2, जिसमें nt है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम t, n नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और e है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू होगी 2.71828, और जो t है यहाँ पे, t है टाइम, कि किस पर्टिकुलर टाइम पर आप अपने पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो NT से मतलब यहाँ पे निकल जाता है कि आफ्टर टाइम T। तो T की जो अगर 2020 है, 2019 है, तो हम उसका गैप निकाल लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर 2019 में अगर पॉपुलेशन 500 है, तो हम ये 500 पुट कर देंगे। E की पावर R की वैल्यू यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ कैपेसिटी आपको गिवन होगी। फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलो 0.03 है, आपने R की वैल्यू पुट कर दी। अब जो T की वैल्यू होगी वो होगा आपका ईयर का गैप, मतलब 2020 माइनस 2019, तो हम यहाँ रख देंगे टी की वैल्यू 1। दोनों के बीच का गैप रखकर आप एनटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, any species growing exponentially under the unlimited resources can reach enormous population density in a short time। मतलब कोई पॉपुलेशन अगर ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो शॉर्ट टाइम पे ही वो एक बहुत बड़ी वैल्यू तक पहुंच सकती है। डार्विन ने कहा था कि हाउ इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल, लाइक अगर एलिफेंट को अगर आप कंटिन्यूस रिसोर्सेज दें, अगर उसको आप चेक ना करें, कंटिन्यूस रिसोर्सेज दें, तो वो भी एक बहुत हाई पॉपुलेशन तक पहुंच सकता है। अगर सोचो अगर हाथी इतने सारे हो गए तो क्या करोगे हाथियों का, कुछ रख नहीं, यूज नहीं होगा ना। हाथी अगर इतने सारे हो गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू यूजलेस होगा वो। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो डार्विन का था, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। डार्विन ने ऐसा बोला था कि हाथी भी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म है वो सब लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करते हैं, एक्सपोनेंशियली पॉसिबल ही नहीं है। The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how a fast huge population could build up growing exponentially। मतलब एक स्टोरी है, जिस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करते कितना नंबर बढ़ा सकती है। अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एक स्टोरी है बहुत पुरानी। ओके, एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी आपकी बुक में गई है। एक चेस का गेम खेल रहे थे, एक किंग और एक मिनिस्टर चेस का एक गेम खेल रहे थे। किंग जो था वो कॉन्फिडेंट था कि वो गेम जीतेगा ही, और वो ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ द बैट, कि उसके मिनिस्टर से कोई भी शर्त दे वो शर्त मानने को तैयार है, क्योंकि उसको पता था कि मैं जीतूंगा। तो ठीक है भाई, मिनिस्टर ने मतलब थोड़ा सा ग्रीड टाइप का था। मिनिस्टर ने सोचा, एक हम्बली एक रिक्वेस्ट की, अगर ही वॉन, अगर वो जीतता है तो ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन, उसे कुछ सिर्फ गेहूं के दाने चाहिए। The quantity of which is to be calculated by placing a chessboard one grade in a square one। मतलब कहने का मतलब है, अगर चेस के जो स्क्वायर होते हैं, तो अगर जो क्वांटिटी ऑफ विच, मतलब अगर उसको क्या चाहिए उसको, अगर आप क्या, अगर वो जीत जाता है, तो मैं पहले जो कॉर्नर होते हैं, 64 कॉर्नर होते हैं शतरंज के अंदर, तो 64 होते हैं, 64 स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर में 1 रखूंगा, फिर उसका मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, तीसरे में फिर उसको स्क्वायर कर दूंगा, फिर चौथे में फिर मैं स्क्वायर कर दूंगा। मतलब पहले में उसने 1 रखा, 1 का फिर उसने क्या हुआ, देन उसने अब दूसरे में क्या रखेगा, उसको स्क्वायर कर देगा, 2 हो गए। अब तीसरे के अंदर 2 2 की 2 कितना 4 हो गए। अब चौथे के अंदर अब कितने हो गए 4 4 2 का स्क्वायर कर दूंगा 16 हो गए। पांचवे के अंदर 16 का स्क्वायर कर दूंगा 46 हो गए। फिर छठे के अंदर 64 का स्क्वायर कर दूंगा। तो लगातार ऐसे में 64 अपने स्क्वायर फिल करूंगा। तो मतलब जब तक करूंगा जब तक कि सारे स्क्वायर फिल ना हो जाए, लगातार मैं हर एक जगह मतलब स्क्वायर फिल करता रहूंगा। तो किंग ने सोचा ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है, ठीक है, बहुत सिली बैट है, कौन सी बड़ी बात, 64 स्क्वायर तो फिल करने हैं, कितना होगा। उसने बिना कैलकुलेट कर ली शर्त मान ली, और अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर जीत गया और किंग हार गया। अब लाइक
फिर उसको लाइक किंग ने सोचा था ये तो बहुत आसान है बैट फिल करना, तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू सिंगल ग्रेन। सबसे पहले इसने क्या किया, स्क्वायर पे सबसे पहले स्क्वायर के ऊपर उसने सबसे पहला सिंगल ग्रेन रखा। फिर उसके बाद में उसने सारे ग्रेन लगातार फिल करता गया, सबको डबल करता गया। पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 की पावर 4 रखा, फिर 4 2 की पावर 16 रखा, फिर 16 की पावर 64 रखा, 64 का जो स्क्वायर का तो 32 चला गया। लगातार ऐसे स्क्वायर 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 फिल करता गया। जैसे वो हाफ पे पहुंचा, 32 स्क्वायर्स तक पहुंचा, उसको लगा कि मैंने इस टर्न मुझे बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि इसको ये फील हुआ कि 64 तक पहुंचते पहुंचते मेरा एंटायर किंगडम का मिलियंस ऑफ टन गेहूं लग जाएगा, जितना तो मेरे पास ही नहीं है। तो यही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ एनी पैरामीशन स्टार्टिंग विद जस्ट इंडिविजुअल एंड थ्रो बाइनरी फिजन। अगर जनरली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आप छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप गेहूं को अब रिप्लेस कर दीजिए पैरामीशियम से। ठीक है, वीट के जो दाने होते हैं उसको पैरामीशियम से रिप्लेस कर दीजिए। पहले पैरामीशियम को पहले स्क्वायर में रखिए, फिर उसको रखिए दूसरे स्क्वायर में, उसको डबल कीजिए, फिर 4, फिर 16, 64, 2 की पावर करते स्क्वायर 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 करते जाइए। तो सोचिए 64 तक मिलियंस ऑफ पैरामीशियम बन जाएंगे। तो ऐसी माइंड ब्लोइंग पॉपुलेशन होगी ना, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को ही हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे ना खुद, तो आप देखोगे 64 तक स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते मिलियंस ऑफ टन लग जाएगा, लेकिन उसकी कमी पूरी अभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब आता है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन मॉडल क्या कह रहता है कि हमेशा कोई जो पॉपुलेशन होती है टाइम तक बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और जैसे ही उसकी पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज के पास में या उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी, सडनली वो डिक्लाइन आ जाएगी। तो क्या होता है कि जब नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नेचर हैज इट्स डिस्पोज अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब कोई पॉपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है कि जो नेचुरली आप उसको लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के उसकी ग्रोथ करा सके, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होता है और कंपटीशन से ही डिसाइड करेगा कि फिट कौन सा है। अगर अगर मान के चलो, एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर ऐसा नहीं हो ना, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इस अर्थ के ऊपर कि अर्थ के ऊपर पैर रखना भारी पड़ जाएगा। एक थ्योरी है, मुझे थ्योरी आपकी बुक में नहीं है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता एक्स्ट्रा आपको। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर नेचुरल फिट अप्लाई ना हो, तो इस अर्थ के ऊपर इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि हम अपना पैर तक नहीं रख सकते, इतनी जगह घेर ली जाएगी इस पॉपुलेशन ने। और दूसरी बात कि फिर कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो फिर एक लाइक बेस्ट फिट आपके सामने स्पीसीज कैसे आएगी। तो ये तो हमेशा होगा ही, रिसोर्सेज कभी भी लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो ही नहीं सकते। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा और आगे बढ़ेगा। तो फिट स्पीसीज को लेने के लिए, फिट स्पीसीज को लेने के लिए ये जरूरी है, फिट स्पीसीज को लेने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल बिहेवियर में आगे बढ़े। In nature, a natural habitat has enough resources to support a maximized possible number beyond which no further possible growth is possible। मतलब नेचर में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एक नेचर में क्या होता है, एक जो पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है, फिर जैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी को क्रॉस करने वाली होती है, मैक्सिमम नंबर ले लिया, फिर उसके बाद उसको डाउन होना ही है। भैया कहते हैं ना, जो जीता है वो मरता है, ऐसा तो नहीं लगातार वो जिंदा जिएगा। होता है क्या है कि एक बंदे की एज है, एक पर्सन की एज है, बचपन में बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर उसके टाइम में उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेशनरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक पर्सन जब अपने मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर लेता है तो उसकी डेथ पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे लेट अस कॉल द नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी के फॉर द स्पीसीज इन द हैबिटेट। कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब है कि एक पॉपुलेशन जो होता है वो पॉपुलेशन हमेशा आपको एक पॉपुलेशन अगर नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी को क्रॉस करेगी तो उसको डाउन आना ही है, और हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म लॉजिस्टिक कर्व को ही शो करता है। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियली लैग फेज, मतलब सबसे पहले क्या होगा, लैग फेज होगा। देखिए क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होते ही वो ऐसा नहीं अपनी ग्रोथ करता है, सबसे पहले वो अपने आप को इन्वायरमेंट में एक्लेमेटाइज करता है, इस दुनिया को पहचानता है, अपने मम्मी पापा को पहचानता है, अपने भाई बहनों को पहचानता है, आसपास की दुनिया को पहचानता है। तो उस टाइम पे उसकी जो ग्रोथ होती है टाइम के साथ में कॉन्स्टेंट होती है, इसको हम कहते हैं लॉग फेज। जैसे ही वो अपने लॉग फेज को कवर कर लेता है, मान के चलो 3 या 4 साल का एक बच्चा अपने लॉग फेज को कवर कर लेता है, 5 साल तक कवर कर लेता है, फिर हम उसको स्कूल में बैठा देते हैं। फिर उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है अप टू सम लेवल दैट इज कॉल्ड द लॉग फेज। फिर जैसे ही मान के चलो 40-45 साल तक वो आ गया, फिर उसकी ग्रोथ स्टेशनरी में चले जाती है। अब उससे ऊपर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जितना करना था अचीव कर लिया, फिर उसके बाद फिर वो डाउन चला जाता है। तो आपकी जिस फेज में हो अभी लॉग फेज में, जितना कर सकते हो उतना कर लो अपनी लाइफ में, वरना एक टाइम के बाद जब स्टेशनरी फेज में आप आ जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे।
ओके, चलिए। तो क्या होगा कि लैग फेज के बाद में सडनली एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन के बाद डिक्लेरेशन भी आना भी जरूरी है, ठीक है। तो जो आपके डी एक्सेलरेशन आ गया, फिर उसके बाद में एक ऐसी टाइम आ जाएगा कि ग्रोथ आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ही पहुंचता है सडनली उसकी ग्रोथ में डी एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाता है। पहले एक्सेलरेशन आया, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन आया और जैसे ही उसको वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा सडनली डिक्लेरेशन आना शुरू हो जाएगा। द प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम द सिग्मोइड कर्व होता है। मैं आपको सिग्मोइड कर्व दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, पहले ही जो था, ये जो स्टार्टिंग की फेज है इसे बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, इसे बोलते हैं लॉग फेज। लॉग फेज के बाद में लॉग फेज हो गया, इसके बाद में ये होता है स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के बाद में ये होता है आपका डेथ फेज। तो ये जो कर्व होता है वो एस शेप का होता है, दैट्स वाई इसको सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं या फिर एस शेप कर्व भी कहते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सबसे पहला होता है लैग फेज, फिर होता है आपका लॉग फेज, फिर होता है स्टेशनरी फेज, ओके, और फिर चला जाता है उसका डेथ फेज। तो ये 4 फेजेस से होकर ह्यूमन पॉपुलेशन निकलती है। और हर इंसान को डेथ फेज तक तो पहुंचना ही है, ये तो शॉर्ट है। और उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k, ठीक है। चलो मैं अब चलता हूँ इक्वेशन पे। ओके, तो जनरली द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वर्लिस्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन dn/dt इक्वल टू Rn। पॉपुलेशन, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल के अंदर सिर्फ आपका फॉर्मूला dn/dt इक्वल टू Rn। अब यहाँ पे एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है, नया फैक्टर ऐड हो जाता है, वो है आपका k माइनस एन अपॉन k। तो एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको आप देखोगे भी तो आपका कुछ ऐसे बनता है k माइनस 1 माइनस एन अपॉन k। अगर मान के चलो, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो dn/dt इक्वल टू Rn, ब्रैकेट में 1 माइनस एन अपॉन k। k है यहाँ पे नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी, n है नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम t। अगर मान के चलो कि अगर आपका क्या क्वेश्चन बनी 1 माइनस एन अपॉन k, अगर अगर मान के चलो k की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर k की वैल्यू बढ़ गई, तो k की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस एन अपॉन के की वैल्यू क्या चली जाएगी, k की वैल्यू बढ़ेगी। तो k की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, आप k की वैल्यू मान के चलो, k की वैल्यू बढ़ गई, तो k की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, जैसे k की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो बढ़ने से क्या होगा, n माइनस एन अपॉन के, एन अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही आपके, अब एक सिंपल एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एन एग्जांपल, अगर k की वैल्यू मान के चलो कि अगर k की वैल्यू, एग्जांपल के लिए k की वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर k की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, k की वैल्यू ज़्यादा होने से अब इसकी जो वैल्यू n माइनस के की जो वैल्यू है, अब n माइनस के की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। k की n माइनस के की वैल्यू कम हो जाएगी। अब n माइनस के की वैल्यू जब कम होगी तो 1 में से माइनस करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो वैल्यू उसकी कम पड़ जाएगी, तो dn/dt उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा। अब उल्टा करके देखिए, k की वैल्यू अगर बढ़ गई है, नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी बढ़ गई है, अब क्या होगा, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ गई है, हमेशा k की वैल्यू कम ही होनी चाहिए। तो k की वैल्यू जितनी ज़्यादा आपकी k की वैल्यू, एग्जांपल के लिए, अगर एग्जांपल के लिए कहने का मतलब है, अगर k की वैल्यू यहाँ पे कम पड़ गई है, k की वैल्यू कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा, कम होते ही, चलो मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहा है शायद। अगर यहाँ पे 1 माइनस एन अपॉन के है, के की वैल्यू अगर एग्जांपल के लिए कम हो गई है, तो क्या होगा, कम होते ही क्या होगा, एन माइनस एन अपॉन के, तो क्या होगा, एन बाई के की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एन बाई के की वैल्यू क्योंकि एक से ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब 1 माइनस अगर कुछ भी बढ़ेगी, एक से ज्यादा बढ़ेगी, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जब आंसर माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है। दूसरा एग्जांपल, अगर के की वैल्यू कम हो जाती है, अगर के की वैल्यू बढ़ जाती है, तो के की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, एन माइनस के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस एन बाई के की वैल्यू क्या हो जाता है, एक से कम हो जाएगी, और आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो आपको सोचिए अगेन, अगर के की वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है, तो इट मीन्स के की वैल्यू एक से ज्यादा होने का मतलब यही है कि
नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपको प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो आपकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक जो 1 माइनस n अपॉन k की वैल्यू है, वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी और आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा ग्रोथ का। ओके, तो सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ पोस्ट पॉपुलेशन मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर, दैट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कंसीडर अ मोर रियलिस्टिक वन। मैंने बताया ना कि आपकी जो ग्रोथ पॉपुलेशन होती है ये फाइनाइट होती है, फिक्स होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, कभी भी लिमिटेड होती है, ठीक है, और एक टाइम के बाद बढ़ती है फिर डाउन होना शुरू हो जाती है। सबसे रियलिस्टिक ग्रोथ यही है। गैदर फ्रॉम इस गवर्नमेंट सेंसस डेटा पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया फॉर लास्ट 100 years एंड प्लॉट देम, चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। आपको पता चलेगा आप लॉजिस्टिक ही फॉलो कर रहे हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब है कि लाइफ की हिस्ट्री में जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, और जो लाइफ की हिस्ट्री का जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है डार्विन के फिटनेस फैक्टर के ऊपर। डार्विन के फिटनेस फैक्टर पे ध्यान रखना, एक इंसान का अगर फिटनेस फैक्टर हाई है मतलब उसकी स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर इंसान एक फिट है तो जितना ज़्यादा फिट होगा उतना इवोल्यूशनरी फिट होकर सामने आएगा, और जितना ज़्यादा फिट होगा जितना उसके आर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिप्रोडक्टिव रेट भी उतना ज़्यादा हाई होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ओके, अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड अ मोर एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया भी, एक पर्सन जितना ज्यादा फिट होगा उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइफ टाइम में कभी कभी रिप्रोड्यूस होते हैं, लाइक पैसिफिक साल्मन है, फिश है, बम्बू है। लेकिन कुछ ऐसी ब्रीड है जैसे कि मोस्ट ऑफ द बर्ड और मैमल्स हैं जिसका इंट्रिंसिक रेट आर हाई रहता है तो ज्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनका इंट्रिंसिक रेट कम रहता है तो कम रिप्रोड्यूस होते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर पे, जैसे ऑस्ट्रेलियस है, पैलागिस्टिक फिश है, एक्विटिक है ये सारे। वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, मतलब कम नंबर में लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। बर्ड एंड मैमल्स, मतलब हमारे जो जनरली ऑफस्प्रिंग होते हैं साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी आर किस इतनी ज्यादा है कि हम एक से ज्यादा कभी हो भी नहीं सकती, एक से ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, वरना फिर तो सोचिए क्या होगा इस देश की हालत। विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मतलब जितना ज्यादा नेचुरल इंक्रीज होगा, मतलब नेचुरल सिलेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा किसी पर्सन का नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल ने सेलेक्ट करते हैं यू आर फिट फॉर दिस अर्थ, तो इट मीन्स वो पर्सन उतना रिप्रोडक्टिव करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसका आर की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होगी। इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड इन द रिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड बाय ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हैबिटेट इन विच दे लिव। कहने का मतलब है जो किसी भी पर्सन का जो आर की वैल्यू है वो उसकी आर की वैल्यू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इन डिफरेंट स्पीसीज करंटली ऑन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंड्यूस्ड बाय द इकोलॉजिस्ट। मतलब ये जो आज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो आज एक इकोलॉजिस्ट के थ्रू, एक इकोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है। अब ये जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू एक लाइफ कवर होती है, इफेक्टेड होती है। तो एबायोटिक फैक्टर तो हमने सारे पढ़े हैं, अभी टेम्परेचर पढ़ा हमने, सॉइल पढ़ा, सनलाइट पढ़ी, इसके अलावा वाटर पढ़ा। अब हम आपका जो मेन है अब आपका है बायोटिक फैक्टर, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखिए इसका मतलब है कि कोई भी एक सिंगल स्पीसीज का भी खुद का कोई सर्वाइवल नहीं है, मतलब एक सिंगल स्पीसीज का खुद का कोई सर्वाइवल नहीं है, उसको हमेशा साथ रहने के लिए दूसरे स्पीसीज की जरूरत पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इज इनहेबिटेड बाय द सिंगल स्पीसीज? नॉट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एक दूसरी स्पीसीज का सहायता लेनी ही पड़ती है। आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, हमारी सबकी ज़िंदगी को बनाने के लिए ना जाने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सारे एनिमल्स साथ में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे कैन बी स्टेबल ऑन दिस अर्थ। फॉर एनी स्पीसीज मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन और मोर स्पीसीज दैट ऑन विच इट कैन फीड। मतलब किसी भी स्पीसीज के मेंटेन के लिए, उसके बनाए रखने के लिए एक दो बहुत सारी स्पीसीज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आज हम स्पीसीज को बचाने की बातें करते हैं। इवन फॉर ए प्लांट स्पीसीज जो फूड बनाती है वो खुद अकेला फूड नहीं बनाती है, उसके लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं, बहुत सारे एंजाइम मदद करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं, जो कि बहुत सारे एल्गीज और बहुत सारे फंगाई और बैक्टीरिया के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड हाउ विल प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनिमल एसेट? अगर इस प्लांट का जो पॉलिनेशन होता है वो जनरली बर्ड्स के थ्रू होता है, तो अगर मान के चलो अगर एक प्लांट ये सोचे कि मैं ही सर्वा हूँ, तो सोचे पॉलिनेशन के लिए एनिमल की भी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो खुद ही कर लो अपना पॉलिनेशन, लेकिन एनिमल की जरूरत होती है। ये सब क्रॉस कनेक्शन इसलिए किया गया है नेचर ने, ताकि हम हर एक एनिमल्स की इंपॉर्टेंस को समझ सके।
It is obvious in nature that animal, plant, and microbe do not cannot live in isolation, but interact in various various ways to form a biological community. ये सही है कि कोई भी इस नेचर के अंदर एनिमल, प्लांट और माइक्रोब अकेला नहीं रह सकता। उसको साथ रहने के लिए साथ रहना पड़ता है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाने के लिए। अगर बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं होगी तो कभी कोई ऑर्गेनिज्म अकेला सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, और इसी को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, तो मतलब इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपरेंट। मतलब इवन इन द मिनिमल कम्युनिटीज, मतलब जो छोटी छोटी कम्युनिटीज की बात करें, उन कम्युनिटीज में भी ये लिंकर जो होता है, इंटरेक्शन होता है। हो सकता है कि ये जो आपको लिंक है वो रेडिली आपको दिखाई ना दे, बट इंटरेक्शन होता है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसको हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब दो स्पीसीज के बीच में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इंटरस्पेसिफिक। ओके, दे कुड बी बेनिफिशियल, ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब डिट्रीमेंटल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तीन तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं और तीनों तरीके के इंटरेक्शन को आज हम पढ़ेंगे। जब अगर पॉजिटिव साइड होता है तो हम उसको प्लस से शो करते हैं, अगर आपको डिट्रीमेंटल है या फिर लॉस साइड है तो माइनस से शो करते हैं, और अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको हम न्यूट्रल से शो करते हैं। तो ये आपके वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन है। सबसे पहला अगर म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों को फायदा है तो प्लस प्लस। कॉम्पिटिशन, दो स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, दोनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो माइनस माइनस। प्रीडेशन, जैसे कि शेर किसी को खाता है तो उसका फायदा हो रहा है, तो उसको खा गया उसका माइनस में चला गया। पैरासिटिज्म, जैसे कि कोई मच्छर आपका खून चूसता है, दैट इज अ पैरासिटिज्म, तो जो चूस रहा है उसको प्लस हो गया, जिसको चूसा जा रहा है उसको खून माइनस में चला गया। कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रल है। अगर एक प्लांट के ऊपर ऑर्किड का प्लांट ग्रो करता है, एक प्लांट के ऊपर ऑर्किड ग्रो कर रहा है, तो ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है, लेकिन प्लांट को क्या फर्क पड़ रहा है, ग्रो करो भैया। एमिनलिज्म, एमिनलिज्म में एमिनलिज्म एक एक्चुअली एमिनलिज्म का एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ कम्युनलिज्म तक दिया गया है, बता देता हूँ। एमिनलिज्म का मतलब है एक प्लांट एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें एक स्पीसीज को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, और दूसरी स्पीसीज लॉस में आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन इंट्रक्शन, जिसमें हम शुरू करेंगे म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, कॉमनलिज्म, एमिनलिज्म और कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और एटलीस्ट पढ़ते रहिए। आई डोंट नो आप किस फॉर्म में है, किस वे में है, किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, बट सीरियसली बी सीरियस फॉर योर सेल्फ। ओके, धन्यवाद।